हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। अगर आप साइंस के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ चालू करिए इस वीडियो को पढ़ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर कौन सा है, 3 है। साइंस 8 क्लास ऑल चैप्टर रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 8 के लिए ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपको बार बार पूछा जाता है। चाहते हैं तो आप पेपर में तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने पास लेकर आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। चैप्टर 7 स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, जिसका नाम क्या है, द सेल। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, सूक्ष्म जीव एक अद्भुत दुनिया। ठीक है, छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक अमेजिंग चीज होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का अपवर्तन, या फिर बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए इस सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फटाफट करके हम लोग देखते हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम सेल एंड वाई। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है, जो नाभिक है या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, मतलब सेल का कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं। आंसर तो पता चल गया किसे कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है को देख रहा था, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास ये सेंटर पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसका अलग से आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर वाला न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी उसके पार्ट्स है, दिख रहा होगा आपको। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब ये सेल है, सेल में जितनी भी क्या होते हैं आपकी एक्टिविटी होता है या प्रोसेस होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला है, इसमें डीएनए पाया जाता है जो आनुवंशिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। अब डीएनए पाया जाता है तो डीएनए जो क्या होता है, ये हमको हमारे माँ बाप से मिलता है, उनको कहां से मिलता है, उनके माँ बाप से मिलता है। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको क्या करता है, डीएनए ट्रांसफर करते जाता है। ठीक है, इट कंटेन डीएनए विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जनरेशन मतलब वही हो गया हमारे माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, ये क्या कहलाएगा हमारा जनरेशन। तो क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है। इट प्ले एन एसेंशियल रोल सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन में क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो सेल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, डिवीजन होता है और मल्टीप्लाई होते जाता है। यह कोशिका विभाजन, ठीक है, यही लिखा है, कोशिका विभाजन प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन तीनों कारणों से, ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष न्यूक्लियस को कहा जाता है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस तो हमने देख लिया था अभी। ठीक है, ये उसके अंदर का, ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है, बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है डीएनए। इस तरीके से आप डिजाइन भी आप देख रहे होंगे, कितना पिक्चर अच्छा लग रहा हो आपको। ठीक है, नाभिक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, मतलब न्यूक्लियस के। यह कोशिका की वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वृद्धि मतलब उसको, यह कोशिका की वृद्धि, चयापचय और प्रजनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, इट कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, जो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इसके ग्रोथ में, वो क्या करता है, इसके ग्रोथ में और इसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है, इसमें डीएनए पाया जाता है जो आनुवंशिक निर्देशों का वहन करता है। अभी हमने आपको जस्ट पहले बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। जब प्रोटीन्स का निर्माण होता है और एंजाइम्स का निर्माण होता है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस वो हेल्प करता है। ठीक है, तो नाभिक का कार्य क्या है, ये है, इट कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव ऑफ द सेल। सेकंड है आपका कंटेन डीएनए। ठीक है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला शानदार क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। सिंपल सी बात है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत प्यारा सा डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्या करके रखा है, पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो वही क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि आप प्याज को जब छीलोगे तो उसमें क्या रहता है, पूरा लेयर पर रहता है। ठीक है, वैसी टाइप का क्या है, ये लेयर इसको पूरा कंट्रोल मतलब कवर करके रखता है। तो पहला ही लाइन हमारे पास क्या है, द प्लाज्मा, सॉरी, इट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, परफॉर्म फॉलोइंग
फंक्शन में तो पहला फंक्शन है आपका गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन, एक डिजाइन देता है और क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। अगला है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज यहाँ पे अंदर आना चाहता है, ठीक है, या कोई भी चीज यहां से बाहर की ओर क्या कर रहा है, जाना चाहता है, तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पास ये गेट जैसा काम करे, अगर जाना चाहता है तो भी यहाँ से गुजर के जाएगा और आना चाहता है तो भी इस मेम्ब्रेन से गुजर के जाएगा। तो आने और जाने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। इट मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑफ द सेल। जो भी इसके अंदर में जो भी क्रियाकलाप होता है, ठीक है, एक्टिविटी होता है, वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है और मस्त ढांचा बना के रखता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, या फिर बोल सकते हैं कोशिका के मेम्ब्रेन के कार्य। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है आपको। ये रहा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिका में अंतर। सेल तो आपको समझ में आ गया होगा, तो सेल भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो प्लांट सेल होता है और एक तो क्या होता है, एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल किसके लिए होता है, पौधे पत्तियों के लिए होता है। ठीक है, एनिमल किसके लिए होता है, जंतु के लिए और जानवरों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो आप डायग्राम से देख सकते हैं काफी सारा डिफरेंस होता है, बट अभी आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद जबकि पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। इसमें हमारा सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट नहीं रहता। इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल। ठीक है, जैसे सेल है तो सेल को कवर करके रखेगा, उसी को क्या बोल देंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, और जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, यहां पे लिखा हुआ है। अब सेकंड नंबर है रसधानी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ये दिख रहा होगा आपको, वैक्यूल्स है। ठीक है, खाली खाली जगह है। तो पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में आपको दिख रहा होगा वैक्यूल्स क्या है, ज्यादा होते हैं। और जो हमारा क्या है, पशु कोशिका, ठीक है, मतलब एनिमल सेल में छोटी और बिखरी हुई होती है। इसमें क्या है, वैक्यूल्स होंगे, देखो छोटा छोटा है। ठीक है, यहां पास भी है, लेकिन इसमें क्या है, वैक्यूल्स क्या है, बड़ा बड़ा। तो सिंपल सा दो हमने बताया है, एक तो सेल वॉल, तो प्लांट सेल में, ठीक है, इसको दूसरे पेन से बता देता हूं, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल। ठीक है, और इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, नहीं होता। इसमें वैक्यूल्स दिख रहा होगा आपको, वैक्यूल्स होता है और बड़ा होता है। इसमें वैक्यूल्स जो होता है लेकिन कैसा होता है, छोटा और बिखरा हुआ। ठीक है, ये हो गया आपके दो डिफरेंस हो गया। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, अगर आप बाद में डिटेल में पढ़ना चाहो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, ये रहा आपका प्लांट सेल और ये रहा आपका एनिमल सेल। पूरा डिफरेंस आपका यहाँ पे दिख जाएगा। इनकी पूरी क्या बोलते हैं, डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डू लेगुमिनस प्लांट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो फलदायक पौधे हैं, क्या देते हैं, जो फलदायक पौधे हैं, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट मिट्टी की उर्वरा को कैसे बढ़ाते हैं। मिट्टी की उर्वरा मतलब क्या होगा आपका, उर्वरा शक्ति मतलब उसको उपजाऊ बनाना। ठीक है, जैसे कि आपने किसी जमीन में एक बार पेड़ पौधों को उगाया या धान को उगाया, तो उसमें जितना भी प्रोटीन एंजाइम मतलब एनर्जी है वो कहां चले गया, पेड़ पौधे को उगाने में चले गया। फिर सेकंड टाइम उगाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर और करेंगे तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो जो फलदायक पौधे हैं वो उसकी उर्वरा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, तो जो लेगुमिनस है, पौधों की जड़ों में राइजोबियम, सॉरी क्या लिखा है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है ये जीवाणु, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसे अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसके पास क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उस राइजोबियम बैक्टीरिया को किसमें चेंज करते हैं, अमोनिया में। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है वहां से क्या लेता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और उसे क्या करता है, अमोनिया में चेंज करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, मतलब तीसरा ये देखते हैं हम लोग, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी में अधिक उपजाऊ बनती है। ठीक है, अब जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी में क्या बढ़ने लग जाएगा, नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन गैस क्या होता है, तरोताजा बनाए रखने में सहायक होता है। तो सिंपल से इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या हो जाता है, आपका राइजोबियम, ठीक है, नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको किसमें चेंज करता है, अमोनिया में। किसमें चेंज करता है, अमोनिया में, जिसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मिट्टी अधिक उपजाऊ बन जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्या लिखा है, डिलेड सेंसेशन। यहाँ पे लीफ एरिया है, क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीड है
उसके बाद ये रूट है। तो सिंपल सी बात हम समझते हैं, मिट्टी में जो फल देता है वो क्या करता है, इनके नोड्यूल्स में, मतलब यहाँ पर समझ लो क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वातावरण है वहां से क्या करता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अंदर की ओर। उसके बाद क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3, और ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यहाँ से बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, वायरस में अंतर लिखना है। तो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें पॉइंट बोल सकते हैं, ये हो गया साइज, ठीक है। तो साइज के कंपैरिजन में देखेंगे, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, आप लिख लेते हैं बैक्टीरिया बड़े होते हैं, ठीक है, और वायरस साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, जबकि वायरस बहुत छोटे होते हैं, 0.02 0.9 माइक्रोमीटर। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात संरचना, ठीक है, ये दिखते कैसे हैं, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति और साइटोप्लाज्म होता है, जबकि वायरस में केवल प्रोटीन खोल कैप्सिड होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, आपका कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, वो कवर रहता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी होता है, जबकि वायरस में केवल क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, और वायरस में ये क्या होता है, नहीं होता, सिर्फ क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जीवित और अजीवित, आगे देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है, कौन, बैक्टीरिया जो है वो क्या स्वतंत्र रूप से क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन जो वायरस है वो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता, इसको एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपका मोबाइल है, अपने आप तो चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए। जैसे कि हम लोग मोबाइल को चलाते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए कार्य को क्या करता है, वो करता है। तो वैसे ही वायरस है, तो वायरस को क्या चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कोविड-19 वाला सीन जब चल रहा था तो ऐसे ही दिखाया गया था। और ये है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, ये है आपका बैक्टीरिया और ये है आपका वायरस। तो इसको होस्ट की जरूरत होती है और इसको होस्ट की जरूरत नहीं होती, इसका खुद का अपना रहता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जी सकता है बिंदास। तो एक एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। साइज इसका ज्यादा बड़ा रहता है, इसका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ प्रोटीन्स रहता है। और ये जो है स्वतंत्र रूप से बिंदास जिंदा रह सकते हैं, और इनको क्या चाहिए रहता है, होस्ट की जरूरत रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक में अंतर बताइए, ठीक है, अलगी एंड फंगी, अलगी एंड फंगी। ये आपका दिख रहा होगा फंगस, ये है आपका फंगस, और ये क्या है, अलगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काई। आगे देखो, पोषण विधि, शैवाल जो अलगी रहता है वह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। जो अलगी रहता है इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब सन की एनर्जी से, सनलाइट से हम लोग अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। कौन होगा आपका, जो आपका अलगी है वो। जबकि कवक मृत या सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर करता है, जो फंगस है वो क्या करते हैं, मृत या सड़े हुए पदार्थों पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस, या इसके बारे में बोल सकते हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल हो गया आपका। शैवाल में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है और वो सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद है, जबकि कवक में यह काइटिन की बनी होती है, इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसमें किसका बना होता है, काइटिन का। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। उसके बाद उदाहरण में जो आपका शैवाल में क्या आ जाएगा, स्पाइरोगायरा हो गया और कवक हो गया, ठीक है। जो शैवाल है, शैवाल में एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। उसके बाद आपका जो ये फंगी में क्या आ जाएगा, ईस्ट हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये उसके क्या है, एग्जांपल है। तो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव स्थूल जीव में अंतर लिखे। सूक्ष्म मतलब क्या हो जाएंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, और स्थूल मतलब देखते हैं इसके बारे में क्या बताता है, ठीक है। आकार, अब दोनों जीव ही है तो दोनों का सबसे पहले क्या देखते हैं, आकार के बारे में देखते हैं, मतलब साइज कैसा रहता है दोनों का। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जैसा नाम है वैसा क्या है, काम है। अगर इसका नाम क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसका साइज इतना ही छोटा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। जबकि स्थूल जीव को मतलब नग्न आंखों से देखा जा सकता है, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, किसको, स्थूल जीव को या मैक्रो ऑर्गेनिज्म को। आगे देखते हैं, प्रकार या फिर टाइप्स बोल सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, कवक, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। जो आपका सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे, सूक्ष्म जीवों में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ आते हैं। जबकि स्थूल जीव में जो मैक्रो है, मैक्रो में क्या आएगा आपका, जो है पशु और पौधे आते हैं, ये नॉर्मल हमको आंखों से दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल पे, तो सूक्ष्म जीव में क्या हो जाएगा, ई कोलाई,
अमीबा। अब स्थूलजीव में क्या हो जाएगा, जो बड़े होते हैं, हाथी और मानव। अब हम लोग को तो नॉर्मल बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, लेकिन आपके इकोलाई अमीबा को बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस क्या है, लेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रकाश को अपरिवर्तित करके प्रतिबिंब बनाता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, कैसा है, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट चला जाए, जैसे कि कांच। दैट रिफ्रैक्ट लाइट टू फॉर्म इमेज, और वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लेंस है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से सनराइज जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ये क्या है, हमारे पास लेंस है। ठीक है, उसके बाद लेंस के टाइप्स, उत्तल लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस। दो टाइप्स के लेंस है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो उत्तल लेंस है, कॉन्केव लेंस, यह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम बना दिया हम लोग तो कैसे, ये बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब बल्जिस आउटवर्ड कन्वर्ज लाइट, मतलब जितना भी लाइट यहां से जाएगा उसको सबको क्या मिलाएगा, एक जगह पे ये क्या करेगा, मिला देगा। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस लाइट रेज एंड फॉर्म रियल इमेजेस। और यहाँ पे क्या बनाएगा, रियल इमेज। क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये यहाँ से ये आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे सब लाइट को क्या कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पे मिला रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं संकेंद्रित करना। आगे देखते हैं, दूसरा लेंस हमारे पास अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। यह अंदर की ओर मुड़ा होता है। अब अंदर की ओर कैसे मुड़ा होगा, ये अंदर की ओर ऐसे मुड़ गया भैया। ठीक है, अंदर की ओर मुड़ा होता है, प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। अपसरित मतलब फैला देना होता है। जैसे कि ये गया, ये गया, तो यहाँ से प्रकाश ऐसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, ये यहां से लाइट जा रहा है, इस तरफ चले जाएगा, ऐसे इस तरह से क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब ये रियल नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, जितने भी लाइट आ रहे हैं सबको क्या कर रही है, फैला दे रहा है, दूर की ओर उसको बढ़ा दे रहा है। एक क्या करता है, सबको सेंटर में लेके आता है, और एक क्या करता है, सबको फैला देता है। जो सेंटर में लेके आता है उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, और जो सबको फैला देता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये दो टाइप्स के आपके लेंस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक आपके पास लेंस है। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, लेंस के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा। अब ये लेंस है, लेंस का मान के चलो ये क्या है, सेंटर है। तो लेंस के सेंटर से जो एक लाइन जाता है, स्ट्रेट सीधी रेखा, दोनों वक्र सतह को जोड़ती है, वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लेंस का वह केंद्रीय बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली किरणें बिना किसी विचलन के पार हो जाती। अब देखो यहां से कोई रेज आ रहा है, ठीक है, ये यहीं से कोई रेज आ रहा है तो सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर यहां से गया, ठीक है, और यहां से गया तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से जाएगा तो क्या निकल जाएगा, सीधा। तो इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है, यहां से सीधा लाइन जा रहा है बीचों बीच, वही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां से सेंटर सीधा निकल जाए बिना मुड़े, तो ये जो लेंस में जो पॉइंट होगा वही कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्टिकल सेंटर है और यही क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी जो भी लाइट आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है यहाँ पर। तो अगला जो है क्या है, फोकस, वह बिंदु जहां लेंस से गुजरने के बाद समांतर किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सिंपल सी बात है, ये अगर आपका लेंस है, ठीक है, तो सभी जो लाइट रेट है, ठीक है, जो क्या इंसिडेंट रे है, वो एक जगह आपस में क्या होता है, मिल जाता है, आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये होता है आपका मेन फोकस, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। वह बिंदु जहां लेंस से गुजरने के बाद समांतर किरणें मिलती है, समांतर किरणें हैं, कहाँ मिलती है, फोकस पे, ये क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, इसमें डायग्राम में देख सकते हो सभी पैरेलल आ रहे हैं और कहां पे मिल रहे हैं, इस एफ पॉइंट पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट या फिर फोकस। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। सिंपल सा बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम करने का मतलब, ये यहाँ पे क्या है, अभी हवा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कांच है। तो ये हवा मतलब एयर से, ठीक है, ग्लास में चले गया, तो देखो यहां से क्या हो गया, हल्का सा अपने रास्ते से क्या हो गया, मुड़ गया। एक प्रकाश माध्यम से दूसरे प्रकाश माध्यम में जाता है और उसकी गति बदल जाती है और वह मुड़ जाता है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। मतलब वो यहां से आया,
ठीक है, जाना सीधा चाहिए था लेकिन वो हल्का सा क्या हो गया, मुड़ गया। तो इतना आना और दूसरे माध्यम में जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन और रास्ते में चेंज। अब यहाँ पे देखो ये तो पहला प्रोसेस हो गया। अब ग्लास से वापस कहाँ जा रहा है, वापस एयर में जा रहा है, ठीक है, वापस कहाँ जा रहा है, एयर में। तो ये फिर से क्या हो गया, मुड़ गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक बार हुआ, ठीक है, और यहाँ पास क्या हुआ, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। जब एक पेंसिल को पानी में डाला जाता है तो वह मुड़ी हुई दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये, जैसे कि आपका क्या है, गिलास, इसमें पेंसिल डालेंगे, ठीक है, तो ये पानी भरा रहेगा तो हल्का सा क्या दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये प्रैक्टिकल तो आप खुद करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए फटाफट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो हमने देख लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, ठीक है। मीडियम का होता है ये, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन तो हमने समझ लिया, अपवर्तनांक से क्या होगा वो समझते हैं। तो देखो जैसे कि अपवर्तन होता है तो अपवर्तन में क्या हुआ, मुड़ जाता है, तो कितना मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, वही क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर वहां पे कुछ नहीं होता तो क्या होता, और वहां पे कुछ है तो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो। देखो अपवर्तनांक, किसी माध्यम में प्रकाश की गति, किसी माध्यम में प्रकाश की गति मतलब लाइट का, ठीक है, स्पीड, और निर्वात में प्रकाश की स्पीड मतलब माध्यम में, मतलब कोई भी चीज वहां पे क्या होगा, एक मीडियम होगा, ठीक है, वो हो गया। और उसी जगह पे कुछ भी ना हो, मतलब हवा भी ना हो, निर्वात मतलब हवा भी ना हो, दोनों की गति के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है, इसी के रेशियो को कहते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो सी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, किसमें, निर्वात में, मतलब कुछ भी ना हो, पूरा ब्लैंक को समझ लो। उसके बाद v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी है इन द मीडियम, इसमें क्या रहेगा, मीडियम रहेगा कुछ ना कुछ, तो c अपॉन जो v आएगा वही क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पास भी देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पास भी क्या होगा, पहली बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन क्या होगा, दूसरी बार, ठीक है। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।